नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको संविधान सभा के बारे में बताऊंगा। देखिए, आज भारत का जो संविधान है, इस संविधान को बनाने के लिए इतिहास में बहुत पहले से इसकी मांग की जा रही थी और सबसे पहले इसकी मांग 1895 में तिलक जी द्वारा तैयार किया गया स्वराज विधेयक में किया गया। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई और महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि ये जो भारतीय संविधान होगा ये भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। इसके बाद 1934 में एम एन राय ने औपचारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली संविधान सभा के गठन का विचार रखा और फिर 1938 में पंडित नेहरू ने यह घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इस संविधान सभा में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका मतलब था कि भारतीयों के लिए जो संविधान बनने जा रहा है, इस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी और इस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे और ये जो प्रतिनिधि होंगे ये पूर्णतः भारतीय होंगे और इसमें किसी भी तरह से अंग्रेज या फिर कोई विदेशी शामिल नहीं होगा और पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा और ये संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। अब देखिए, ये तो संविधान के लिए मांग लगातार हो रही थी अंग्रेजों से। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इस मांग को कब स्वीकार किया। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को अप्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण शर्तों के साथ आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया और यहाँ पे जो शर्त थी वे शर्त ये थी कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। आप इस शब्द को जरा ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे मुख्यतः का मतलब है कि इस संविधान सभा में भारतीय तो होंगे ही, साथ में अंग्रेज भी हो सकते हैं और विदेशी भी इस संविधान सभा के सदस्य हो सकते हैं और यही कारण था कि भारतीयों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव को लाने वाले ब्रिटिश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था और इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी इस बात को स्वीकार कर लिया, किंतु यहाँ पे भी शर्त था कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाएगा और भारतीयों ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीयों ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं। और दूसरा इसका कारण था अस्वीकार करने का कि मुस्लिम लीग ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान को दो स्वायत्त देश के रूप में विभाजित कर दिया जाए और इन दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा हो। इसलिए इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया और महात्मा गांधी जी ने तो इस प्रस्ताव को यहां तक कह दिया कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है, यानी कि दिवालिये बैंक की चेक की संज्ञा महात्मा गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को दे दिया। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो समय है ये 1942 का है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा है और अब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही इंग्लैंड में इटली की सरकार बनती है और इस सरकार ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा। कैबिनेट के इन 3 मंत्रियों के समूह को ही कैबिनेट मिशन कहा गया और इस मिशन में जो 3 मंत्री थे उसमें पहले सर पैसिफिक लॉरेंस थे जो कि इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, दूसरे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत में लेकर आए थे और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों मंत्रियों के समूह को ही कैबिनेट मिशन कहा गया और कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की जो ये मांग थी कि भारत और पाकिस्तान को स्वायत्त देश के रूप में विभाजित कर दिया जाए और दोनों देशों के लिए
अलग अलग संविधान सभा हो, इस बात को कैबिनेट मिशन ने सिरे से खारिज कर दिया। परंतु कैबिनेट मिशन ने कुछ ऐसे सुझाव दिए जिससे कि मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गई और फिर इसी कैबिनेट मिशन के सुझाव पर भारतीय संविधान सभा गठित की गई। अब आगे संविधान सभा का गठन देख लेते हैं। तो देखिए, इस कैबिनेट मिशन ने यह सुझाव दिया कि संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनकी कुल संख्या 389 होगी और एक सदस्य कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और उस समय देश की जो कुल आबादी थी वे 40 करोड़ थी और 40 करोड़ में से एक सदस्य कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए था। इस हिसाब से जो कुल सीटें निर्धारित की गई वे 389 सीटें निर्धारित की गई। अब यहाँ पे एक अच्छा सा प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वे निर्वाचित थे या मनोनीत थे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वे निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य निर्धारित किए गए थे वे 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्लस 4 यानी कि 292 ब्रिटिश भारत से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल 296 सदस्य निर्वाचित किए गए थे और 93 सदस्य जो कि देसी रियासतों से थे इनका मनोनयन किया गया था। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब ये जो 4 चीफ कमिश्नरी थी ये कौन कौन सी थी, इससे भी एक अच्छा सा प्रश्न बन सकता है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। तो पहला है दिल्ली, दूसरा है अजमेर और मारवाड़ जो कि राजस्थान में है, तीसरा है कुर्ग जो कि कर्नाटक में है और चौथा है बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान में है। इसके बाद अब देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक में बिहार प्रांत के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। अब मान लीजिए कि प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अध्यक्ष क्यों निर्वाचित किया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इन्हें सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इसके बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हों और इन दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा हो। और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के द्वारा इस बैठक को बहिष्कार किया गया और जैसे ही मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया तो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दिया और चर्चिल ने यह कहा कि यह बैठक एक ऐसे विवाह की तरह दिख रही है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर परीक्षा में ये पूछ दे कि यह किसने कहा था कि 9 दिसंबर 1946 की बैठक एक ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है, तो ये स्टेटमेंट इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का है। इसके बाद इस पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें महिलाओं की संख्या 9 थी। अब 3 जून 1947 की योजना के अनुसार पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की गई। आप इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि इस 3 जून 1947 को 3 जून 1947 प्लान भी कहा जाता है, इसे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है और इसे डिक्की प्लान भी कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी के हैं, आप लोग जरा इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में जो सदस्य थे ये 389 से घट करके इनकी जो कुल संख्या थी वे 299 हो गई थी, क्योंकि अब 3 जून 1947 की योजना के अनुसार पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा गठित कर दी गई थी और उस
सभा में 90 सदस्य थे, यानी कि 389 में से 90 घट गए तो बच गए 299। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद संविधान सभा को 2 काम सौंपे गए थे। इसका मतलब है कि ये संविधान सभा जो कि भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य कर रहे थे, ये न केवल भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी बल्कि एक और काम कर रही थी। इसमें से पहला कि एक तो ये संविधान बनाने का कार्य कर रही थी और दूसरा यह देश के लिए आम कानून बनाने का और उसे लागू करने का भी कार्य कर रही थी, यानी कि एक विधायिका के रूप में ये संविधान सभा कार्य कर रही थी। आगे देखिए कि जब यह सभा इस सभा की जब बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब इस सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी, यानी कि जब ये सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव को नियुक्त किया गया, यानी कि वेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और ये जो वी.एन. राव हैं, इन्होंने ही प्रारूप तैयार किया था, यानी कि संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो यही वी.एन. राव जी हैं। और ये एक ICS अधिकारी थे। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और इन्होंने अपनी निःशुल्क सेवा संविधान निर्माण के लिए दिया था, तथा बर्मा का जब संविधान बन रहा था तो उनके संविधान निर्माण में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के तरफ से पहले जज यही थे, यानी कि सर वेनेगल नरसिंह राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के तरफ से सबसे पहले जज रहे थे। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 13 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब देखिए ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था, तो आपको एक बात बिल्कुल ध्यान देना होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का आधार ये उद्देश्य प्रस्ताव ही है। दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव में यह उल्लेख था कि भारत का जो संविधान है इसका उद्देश्य क्या होगा, सरकार की प्रकृति कैसी होगी और सरकार किन किन उद्देश्यों के लिए कार्य करेगी, इन सभी बातों का उल्लेख इस उद्देश्य प्रस्ताव में था। तीसरी बात, 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पाया, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था और संविधान सभा में M.R. जयकर, अंबेडकर जैसे लोग थे और उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग इस संविधान सभा में शामिल नहीं हो जाती तब तक हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो देखिए इस तरह से संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा का गठन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद आगे हम प्रारूप समिति देखेंगे। उसके बाद संविधान सभा के जो 12 अधिवेशन हुए थे वे कब हुए, इसके बाद संविधान जब लागू हुआ तो कितने अनुच्छेद लागू हुए, पूरे अनुच्छेद कब लागू हुए, इन सभी चीज़ों को यानी कि जो शेष बिंदु रह गए हैं उससे अपने अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।